तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1126 का टाइटल है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पर मैं कई सारे चैप्टर्स में बात नहीं कर रहा हूँ कवर स्टोरी को लेके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हूँ कवर स्टोरी को लेके। तो मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कवर स्टोरी में। हालांकि हम लोग फोकस कर रहे हैं यामाटो के कैरेक्टर के ऊपर, और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे जब वानो कुनी आग चल रहा था यामाटो के कैरेक्टर को लेके। और मुझे पता नहीं यार, मेरे को मतलब अभी ये पूरे कवर स्टोरी में उतना इंटरेस्ट आया नहीं है, इस वजह से मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है ये कवर स्टोरी। ये चैप्टर की शुरुआत होता है स्ट्राइड पायरेट्स और जायंट्स के साथ। हम देख रहे थे कि सब सारे लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। लूफी एक जगह से दूसरी जगह पे कूदे जा रहा था। यहाँ पर हम लोग ओमी और काशी को अपना स्टोरी शेयर करते हुए देख रहे थे। लूफी के साथ हमको बताया कि लूफी मिला था ओमी और काशी को वाटर 7 में। तो यहाँ पर ओमी और काशी बता रहे थे किस तरीके से उन लोग रीयूनाइट करते हैं डॉरी और ब्रॉगी से लिटिल गार्डन पे। जब ओमी और काशी लिटिल गार्डन में पहुंचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डॉरी और ब्रॉगी फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ बेयर हैंडेड। हमको बताया कि उन लोगों का वेपन टूट गया था। लिटिल गार्डन से जब स्ट्राइड पायरेट्स बाहर आए थे, जब उन लोग लीव कर रहे थे लिटिल गार्डन को, तो हमको पता है कि डॉरी और ब्रॉगी ने उनके रिस्पेक्टिव वेपन्स के जरिए से एक खतरनाक अटैक मारा था आइलैंड ईटर के ऊपर, जो बहुत एक मैसिव फिश है। तो उस अटैक की वजह से डॉरी और ब्रॉगी का जो वेपन था वो टूट गया था। तो इस वजह से उसके बाद उन लोग फाइट कर रहे थे बेयर हैंडेड। तो उसी को लेके सब सारा बातचीत चल रहा था। ओमी और काशी यही सब सारी चीजें शेयर कर रहे थे लूफी से। अब क्योंकि सब सारे लोग यहाँ पर पार्टी मोड में थे, तो ऑब्वियसली सब सारे लोग यहाँ पर दारू पी रहे थे। तो एक टाइम पे क्वाइट इंटरेस्टिंगली सांजी बोलता है जायंट्स को कि जो ये दारू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक जायंट बोलता है कि ये द ग्रीन फेरी दारू है, कुछ वो ऐसा नाम बोलता है उस दारू का। मुझको पता नहीं है कि अगर उसका कुछ सिग्निफिकेंस रहने वाला है या ग्रीन फेरी का कुछ सिग्निफिकेंस रहने वाला है कि नहीं, पर मेरे को क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पर ये काइंड ऑफ ओडा ने पॉइंट आउट किया है। मे बी उसका सिग्निफिकेंस हो, उसको पता, मे बी ना हो, या ये फिजूल का हो। यहाँ पर उनको ज्वेलरी बानी बार्तोलोमेव कुमा के गोदी में बैठ के वो बहुत ज्यादा हमको खुश दिखाई दे रही थी। वो बोल रही थी कि वो फाइनली जा रही है अपने डैडी के साथ एल्बेफ में, क्योंकि उनको बताया कि एल्बेफ में वो लेजेंडरी कहानी है निका का, वो सब सारी चीज है। तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको ज्वेलरी बानी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। अब मुझे पता नहीं है कि बार्तोलोमेव कुमा के साथ क्या चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बार्तोलोमेव कुमा भी खुश है, ऐसा लग रहा था कि उसके फेस पे एक स्माइल था। अब मुझको पता नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है, वो मर गया है, वो फिर से रिवाइव हो सकता है, भगवान को पता। पर वो ये बहुत ही क्यूट मोमेंट था। ये चैप्टर के मिड सेक्शन में हम लोग जाते हैं गार्टेल आइलैंड पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि शैंक्स कन्फ्रंट कर रहा है बार्तोलोमेव पायरेट्स को, और उसने काइंड ऑफ हेल्पलेस सिचुएशन में डाल दिया बार्तोलोमेव पायरेट्स को। ये तो मेरे भाई होने वाला ही था। सब सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे ये होने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि बार्तोलोमेव ने शैंक्स के टेरिटरी में जाके शैंक्स का झंडा जला दिया था। तो वो पायरेटिंग टर्म्स में एक तरीके से डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है। तो यहाँ पर हम लोग शैंक्स बेसिकली बार्तोलोमेव को वही समझाते हुए दिखाई दे रहा था। शैंक्स बार्तोलोमेव को बता रहा था कि वो ऐसे ही किसी को भी उसके टेरिटरी में ये सब सारी चीजें करने नहीं दे सकता है, क्योंकि ये एक बैड मैसेज सेंड करता है दूसरे लोगों के लिए। शैंक्स के फ्लैग के अंडर कई सारे आइलैंड प्रोटेक्टेड है। हमको पता है कि यंग को ये सब सारी चीजें करते रहते हैं। तो अगर बार्तोलोमेव को वो ऐसे ही जाने देगा तो वो दूसरे पायरेट्स को भी हिम्मत देगा ये सब सारी चीजें करने के लिए। तो वही समझा रहा था शैंक्स यहाँ पर बार्तोलोमेव को। हमको यहाँ पर बार्तोलोमेव अपना सिर नीचे झुका के गिड़गिड़ा के माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा था शैंक्स से। मुझको पता नहीं शैंक्स के साथ क्या चल रहा है। शैंक्स रिसेंटली बहुत ज्यादा सैवेज चीजें कर रहा है यार। ये बहुत ज्यादा एक ऑब्वियस बात था कि बार्तोलोमेव में कुछ भी मैच नहीं है शैंक्स से। पर मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि रिसेंटली बहुत ज्यादा ही सैवेज लग रहा है शैंक्स। रेड हेयर पायरेट्स में से एक बंदा जिसका नाम है होंगो, वो बार्तोलोमेव के सामने आके उसको वो एक पॉइजन देता है। ये पॉइजन जो कोई भी कंज्यूम करेगा उसका 1 महीने के अंदर डेथ हो जाएगा। तो होंगो बेसिकली बार्तोलोमेव को बोल रहा था कि अगर तू ये पॉइजन लूफी को देगा तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसको हम लोग नजरअंदाज कर देंगे। हमको पता है कि बार्तोलोमेव कितना मानता है लूफी को। लिटरली बार्तोलोमेव पायरेट्स का जो शिप है उसके सामने हमको लूफी का फिगर दिखाई देता है। तो ट्रूएस्ट सेंस में हमारा भाई बार्तोलोमेव एक्चुअल में लूफीइज्म को फॉलो करता है। ठीक है, उसका रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन है बार्तोलोमेव का लूफीइज्म। तो बार्तोलोमेव बेसिकली जो होंगो ने पॉइजन दिया था लूफी के लिए, वो उसको गटक जाता है, और वो गटकने के बाद कई सारी चीजें बोल रहा था, भाषण देने चालू कर देता है लूफी के बारे में। और इवेंचुअली हमको पता चलता है कि होंगो ने जो पॉइजन दिया था वो एक्चुअल में पॉइजन नहीं था, वो एक काइंड ऑफ लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे उन लोग। हम इन सब सारी चीजों में देख रहे थे कि शैंक्स भी हंस रहा था, उसके फेस पे एक स्माइल था। तो बैन बैकमैन पूछता है कि तू हंस क्यों रहा है। तो शैंक्स बोलता है कि जो बार्तोलोमेव का डेडिकेशन है लूफी की तरफ वो काफी एडमरेबल है। ये मेरे हिसाब से काफी एक कूल चीज था जो उसमें हमने देखा बैन बैकमैन और शैंक्स के बीच में। रेड हेयर पायरेट्स बार्तोलोमेव पायरेट्स को जाने देते हैं, और जैसे ही बार्तोलोमेव पायरेट्स दूर जा रहे थे इस पूरे आइलैंड से, तो हम देखते हैं कि बार्तोलोमेव बात कर रहा था किस तरीके से उसने एक्सपेक्ट किया था शैंक्स को बहुत ज्यादा रूथलेस रहने के लिए, क्योंकि वो एक यंग को है और वो उनको ऐसे ही जाने दे रहा है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि यासब बोलता है शैंक्स को कि
कि भाई थोड़ा साइड में हट, तू थोड़ा साइड में हट। या सब नोवेयर आके वो अपना बंदूक निकाल के स्नाइप करता है बार्थोलोमेव पायरेट्स के शिप को, और बाद में हमको नरेटर बोलते हुए दिखाई देता है कि बार्थोलोमेव पायरेट्स का शिप डूब गया है और उनको पता नहीं है कि अगर कोई सर्वाइवर बाकी है कि नहीं। ये मेरे भाई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फनी चीज था, बहुत ज्यादा एक फनी चीज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर हमको ब्लैक बियर्ड फिर से वापस आते हुए दिखाई दे रहा है फुलालिड आइलैंड पे। जैसे ही ब्लैक बियर्ड वापस आता है वैसे ही वो लात मारना चालू कर देता है पिज़ारो को। वो लिटरली लतिया रहा था हमारे भाई पिज़ारो को, और वो पिज़ारो को बोलता है कि तूने कैसे एस्केप करने दिया कैप्टन कोबी को। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि पिज़ारो ने एस्केप करने दिया कैप्टन कोबी को, और जैसे ही ये मतलब हमारा भाई ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा भाषण दे रहा था पिज़ारो को, वैसे हम देख रहे थे बैकग्राउंड में हमारा भाई सांजुआन वुल्फ बेसिकली सब सारे बिल्डिंग्स को फिर से रीअरेंज कर रहा था। हमको पता है कि फुलालिड आइलैंड पे क्या हुआ था, किस तरीके से गाप और ग्रुप ने बहुत ज्यादा केओस मचा दिया था, तो वहां पर सांजुआन वुल्फ फिर से रिबिल्ड कर रहा है एक तरीके से फुलालिड आइलैंड को। ब्लैक बियर्ड यहाँ पर हमको आओकीजी से बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। हमको पता है कि आओकीजी और गाप के बीच में फाइट हुआ था, वो बहुत ही अच्छा फाइट था। इवेंचुअली ब्लैक बियर्ड पायरेट्स कैप्चर कर पाते हैं गाप को, तो इस वजह से ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा हमको खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से एटलीस्ट ये एक कॉन्सिडरेशन प्राइस है, क्योंकि उसने कैप्टन कोबी को खोया पर वो अभी गाप को यूटिलाइज कर सकता है उसी एजेंट को पुश फॉरवर्ड करने के लिए। अब एग्जैक्टली यहाँ पर ब्लैक बियर्ड करना क्या चाहता है वो हमको पता नहीं है। ब्लैक बियर्ड बात कर रहा था किस तरीके से वो नेगोशिएट करना चाहता है कैप्टन कोबी को हॉस्टेज लेके वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, तो अभी वो वही चीज मुझे लगता है कि गाप के साथ करना चाहता है। यहाँ पर हमको आओकीजी बोलते हुए दिखाई देता है ब्लैक बियर्ड को कि वो एक्चुअल में गाप को मारने की कोशिश कर रहा था पर वो उसको मार नहीं पाया। मुझको पता नहीं है कि आओकीजी के साथ क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि आओकीजी कुछ गेम खेल रहा है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के साथ। आई ऑनेस्टली डू नॉट हैव नो फकिंग क्लू अबाउट इट मैन व्हाट इज हैपनिंग विद आओकीजी, पर ये बहुत ही क्रेजी है। जो कुछ भी जिस तरीके से वो बातें कर रहा है बहुत ज्यादा क्रेजी है मेरे भाई, ठीक है। हमको यहाँ पर ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट्स में दिखाई दे रहा था। ब्लैक बियर्ड्स के मिनियंस बहुत ज्यादा पंप्ड अप है, उसके पास गाप है, उसके पास थर्ड आई ट्राइब की पुडिंग है जिसके जरिए से वो पुडिंग लीव्स को रीड कर सकता है। तो इन सब सारी चीजों में हम देख रहे थे कि ब्लैक बियर्ड लफेट को कॉल करता है। हमको हमारा भाई लफेट दिखाई देता है, वो रेड लाइन के पास है और वो सब सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो ब्लैक बियर्ड को अपडेट देता है रेवोल्यूशनरी आर्मी के प्लान्स के बारे में कि किस तरीके से उनका प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमको पता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का प्लान था कि उन लोग एक तरीके से चोक करना चाहते हैं सप्लाई रूट्स को, जो कुछ भी खाना जा रहा है मारीजुआ पे उनको उन लोग बेसिकली चोक कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर महसूस कर पाए। और हम देख रहे थे प्रीवियस चैप्टर में भी किस तरीके से सेलेस्टियल ड्रैगन्स ये जो कुछ भी रेवोल्यूशनरी आर्मीज कर रहे हैं उसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं उन लोग मारीजुआ पे। तो लफेट इसका अपडेट दे रहा था ब्लैक बियर्ड को, और वो ये भी बता रहा था कि जो बंडोलाज है, हमको पता है कि रेड लैंड पे क्लाइम करने के लिए बंडोला के जरिए से उन लोग ऊपर लेके जाते हैं सब सारी चीजों को। फूड सप्लाईज भी उन लोग ऊपर बंडोला के जरिए से ही लेके जाते हैं, तो बंडोला ही काम करना बंद हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि मारीजुआ के रेड लैंड पे केओस क्रिएट होना चालू हो गया है और ब्लैक बियर्ड इसी केओस का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि हम देख रहे थे कि यहाँ पर ब्लैक बियर्ड लफेट को बोलता है कि तू तैयार रुकना। तो ब्लैक बियर्ड कुछ ना कुछ करने जा रहा है यहाँ पर। हमको बताया कि ब्लैक बियर्ड कुछ ना कुछ हमेशा प्लॉट करते रहता है, और लफेट भी जिस तरीके से लफेट को हम लोग देखते हैं यार, हमेशा हाइप मोमेंट में हम लोग लफेट को देखते हैं। ये बंदे के बारे में हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है अभी तक, ठीक है। तो डेफिनेटली ओडा ने हमको मतलब अगर ओडा ने हमको इतने टाइम तक रखा है इस कैरेक्टर से दूर, उसको सस्पेंस में रखा है, तो कुछ ना कुछ ये क्रेजी ही कैरेक्टर रहेगा, इसका डेविल फ्रूट क्रेजी रहेगा। अब इन सब सारी चीजों के दौरान हमको कैटरीना डेवॉन और वैन आगवार फिर से वापस आते हुए दिखाई देते हैं हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर। हमको पता है कि काराबू भी उनके साथ ही आया है, तो काराबू किस तरीके से रोल प्ले करने वाला है इस सब सारे सिचुएशन में, ब्लैक बियर्ड के सिचुएशन में, मुझको पता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक बियर्ड कुछ करने का प्लान कर रहा है अपेरेंटली मारीजुआ के पास। तो काराबू का इन्फॉर्मेशन जो वो इन्फॉर्मेशन देगा ब्लैक बियर्ड को, तो उससे क्या सिचुएशन चेंज होगा वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में हमको स्ट्राइड पायरेट्स का शिप थाउजेंड सनी कंप्लीटली गायब दिखाई दे रहा था। हमको वो शिप ही नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ जायंट का शिप हमको दिखाई दे रहा था। तो सब सारे लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ स्ट्राइड पायरेट्स के शिप के साथ, कहाँ पर चला गया वो शिप, किसी को पता नहीं है, किसी को भी आइडिया नहीं है कि कहाँ पर गया है। रॉबिन हमको यहाँ पर डार्क कॉमेडी करते हुए दिखाई दे रही थी। वो बोल रही थी कि मे बी एक फिश ने उस पूरे शिप को स्वॉलो कर लिया है। हमको बताया है कि रॉबिन का जोक किस तरीके से रहता है यार, उसका डार्क ह्यूमर है। तो वो सब सारी चीजें वो यहाँ पर बोल रही थी। पर ये चैप्टर फाइनली कंक्लूड होता है, हम लोग नामी को देखते हैं एक रूम में। अब मुझे पता नहीं है कि नामी कहाँ पर है, ऐसा लग रहा है कि वो एल्बेफ में पहुंच
की है क्योंकि उसने एल्बेफ का कपड़ा पहना हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रेंज है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैं तुझको बता रहा हूँ मेरे भाई, ये चैप्टर बहुत ही मुझको पसंद आया यार। ये मेरे को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, बहुत ज़्यादा हाइप था, बहुत ही एक अच्छा सेटअप था क्योंकि वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ब्लैक बेल्ट कुछ करने वाला है। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही एक अच्छा चैप्टर था यार। तो मेरे भाई ये सब सारी चीज़ चल रहा था इस पूरे चैप्टर में, और मुझे पता नहीं क्यों ये चैप्टर मेरे को वाइब दे रहा था कि मे बी हम लोग जल्द फाइट देखने वाले हैं ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वर्सेस शैंक्स पायरेट के बीच में, क्योंकि ये चैप्टर में हमको शैंक्स और ब्लैक बियर्ड दोनों लोग दिखाई दे रहे थे और हमको पता है कि ये दोनों लोगों का हिस्ट्री क्या है। डेफिनेटली किसी न किसी मोड में ये दोनों लोगों को कन्फ्रंट करना पड़ेगा एक दूसरे को, और ये फाइट होने ही वाला है। ये पक्का होगा फाइट, ये मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इसमें। पर मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता इस पूरे वीडियो में। तो हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।